हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर को मैनेज करने के लिए हमारा एवरीडे एक फिक्स रूटीन तो होता ही है, जो हम बिना सोचे समझे एवरीडे कर सकते हैं क्योंकि आदत हो जाती है, ब्रेन ट्रेंड रहता है क्योंकि रिपीटेटिवली हम एवरीडे कर रहे होते हैं। पर ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो फिक्स्ड इंटरवल पे मे बी वीक में एक बारी, 10 डेज में एक बारी करते रहना होता है, ताकि घर का जो फ्लो है, मैनेजमेंट है, वो सही तरीके से चलता रहे, सब कुछ क्लीन रहे, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। क्योंकि जिस स्पेस में हम रहते हैं अच्छा लगता है अगर वो स्पेस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और क्लीन है। और जो किचन एरिया है, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं कुकिंग करते टाइम, जब किचन एरिया आपको क्लीन मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, वेल डेकोरेटेड मिलेगा, तो आपको अच्छा लगता है। और वही वाली फीलिंग फिर हमारे फूड में भी जाती है, विच इज़ सो गुड, है ना। वही पॉजिटिव एनर्जी फिर हमारे फूड में जाती है। तो एवरीडे जो किचन की क्लीनिंग होती है, काउंटर टॉप की क्लीनिंग होती है, वो तो मैं करती हूँ। कुक टॉप भी क्लीन होता ही है दिन में एक बारी एटलीस्ट। पर ये कैबिनेट्स एवरीडे क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो कुक टॉप के अराउंड ये जो 2 वाइट कैबिनेट्स हैं ना, इनको मुझे एवरी अदर डे क्लीन करना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे कुकिंग होती है तो ऑयल जमा हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डर्टी यही 2 कैबिनेट होते हैं। और एवरी अदर डे कर लूँ तो ज़्यादा दाग पुराना नहीं होता, तो ईज़ी हो जाता है क्लीन करना। और यही मैं इसको छोड़ दूँ 10 डेज़ 1 वीक के लिए, तो फिर दाग ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और उनको क्लीन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हार्डली इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स इन दोनों कैबिनेट को क्लीन करने में। तो इसी तरह से घर के अराउंड ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको करने में ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें और वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाए तो ओवरवेलमिंग भी हो जाता है और हमें लगता है इतना सारा काम करना है, कल करेंगे कल करेंगे, और वो कल कभी भी नहीं आता। इसलिए जस्ट 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स में जो काम ख़त्म हो सकता है ना, उसे उसी वक्त करके ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे पास जितने भी कास्ट आयरन के बर्तन हैं ना, उसमें से ये तवा और ये छोटी वाली कढ़ाई, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे। तो मैं वीक में एक बारी तो इनकी सीजनिंग कर ही लेती हूँ। और मुझे इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कास्ट आयरन के लॉज के हैं सारे, और मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, तो सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेजरमेंट्स भी आपको चेक करनी है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और जो रेक्टेंगुलर तवा है, जो मैं अराउंड 1-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने कॉस्को से लिया था। वैसे लॉज का ही है, पर मैंने कॉस्को से लिया था। अभी तो वो कॉस्को में मुझे नहीं दिखता है, ऑनलाइन हो तो आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद हो सकता है। अमेज़ॉन पे है वो प्रोडक्ट, बट मुझे कभी वो अवेलेबल दिखता नहीं है। तो लिंक आपको फिर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इनको क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं बिल्कुल ठंडा कर लेती हूँ, फिर पानी से वॉश किया और नॉर्मल सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। जब एग बनाती हूँ ना तवे पे बच्चों के लिए, तो उससे एक स्मेल आ जाती है, तो तब मैं हल्का सा सोप यूज़ कर लेती हूँ। सोप आप हल्का वाला यूज़ कर सकते हो, कोई वैसी दिक्कत आती नहीं है, पर हाँ, कम से कम यूज़ करना चाहिए। वैसे तो इसमें फूड कभी भी नीचे स्टिक नहीं होता है, पर अगर फिर भी हो गया है ना, तो आप इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए गर्म कर लो गैस पे। अपने आप ना जो भी पार्टिकल्स नीचे स्टिक हुए हैं वो लूज़ हो जाते हैं, और फिर उनको हल्के हाथ से आप स्क्रब करोगे तो बड़ी इजीली क्लीन हो जाते हैं। और सीज़न करने के लिए ना मैं थोड़ा सा घी लेती हूँ और अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ ब्रश से या फिर पेपर से। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, और लो फ्लेम पे ना इसको 15 to 20 मिनट्स तक ऐसे ही हीट होने देंगे। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप ये काम कर रहे हो ना, आप वहाँ पे प्रेजेंट रहो, क्योंकि कई बारी हम ऐसी गैस पे चीज़ें चढ़ा के भूल जाते हैं, क्योंकि कुकिंग तो हो नहीं रही है।
उसके बाद जब 15 मिनट्स के बाद हो जाए तो आपको अगर लगता है कि अभी भी ऑयल उसमें लगा हुआ है तो कपड़े से या फिर पेपर से अच्छे से क्लीन कर दो। तो इसमें कोई ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई पानी नहीं होना चाहिए जब आप स्टोर कर रहे हो। जब आप सीज़न नहीं भी कर रहे हो ना, सिंपली जस्ट वॉश करके स्टोर कर रहे हो उसको कैबिनेट के अंदर, तब भी मेक श्योर करना कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। तो कपड़े से या फिर पेपर से अच्छे से उसको ना वाइप करना होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ करके आप कास्ट आयरन मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। मेरे मोस्टली सारे 6 to 7 ईयर्स पुराने हैं पर अभी भी नए जैसे लगते हैं। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं कास्ट आयरन के बर्तनों को मैनेज करना। बस हाँ, ये जो लॉज के होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, तो आपकी आर्म और हैंड की एक्सरसाइज तो डेफिनेटली पक्का हो जाती है। एक बारी जब विनेगर वाटर बॉईल कर लेते हैं ना केटल में, तो वो वाला पानी डिस्कार्ड कर देना है सिंक में डाल के। सिंक भी क्लीन हो जाता है, विनेगर पानी है ना और गर्म पानी है। उसके बाद मैं 1 से 2 बारी ना प्लेन वाटर फिल करके और ऐसे ही गर्म करके वो पानी डिस्कार्ड कर देती हूँ, ताकि विनेगर का जो स्मेल है ना वो केटल से पूरी तरह से चला जाए। ये सिंपल ट्रिक होता है और ग्लास का केटल है, स्टील का केटल है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। विंटर्स में मैं इंडोर प्लांट्स को बहुत कम ही देती हूँ फर्टिलाइज़र, प्लांट फूड। पर कुछ एक प्लांट्स ना मुझे लग रहे थे कि डल हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे प्लांट फूड नहीं डाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैं पास्ता सैलड बना रही हूँ। और ये लेंटिल पास्ता देखने में इतना खूबसूरत लगता है। लेट्स सी टेस्ट कैसा लगता है बच्चों को। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ आज, तो बस बॉईल करने रख दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। मेरे पास इडली डोसा का बैटर रखा हुआ है, तो सबके ब्रेकफास्ट के लिए मैं इडली बना रही हूँ। और बैटर में ना थोड़ा सा कैरेट भी ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। और कल सांभर बनाया था, वो भी लेफ़्ट ओवर है, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह सूपी सूपी सांभर और इडली हो जाएगा ब्रेकफास्ट। मैं जब भी इडली कुक करने के लिए ये वाला पॉट यूज़ करती हूँ ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये इडली कुकिंग पॉट मैंने कहाँ से लिया। तो ये इडली कुकिंग पॉट नहीं है, ये नॉर्मल कुकिंग पॉट है और मेरे किचन का ये सबसे बड़ा पॉट है। तो इसमें परफेक्टली इडली स्टैंड फिट आ जाता है। तो ये जो इडली स्टैंड है ना, ये वैसे आया था पॉट के साथ और मैंने लिया था अराउंड 10 ईयर्स पहले अमेज़ॉन से। तो उसका जो कंटेनर है वो तो ख़राब हो गया, बट स्टैंड बिल्कुल परफेक्ट है। तो नया पॉट लेने का कोई पॉइंट नहीं है। तो जो भी बड़ा बर्तन है आपके किचन में ना, जिसमें इडली स्टैंड फिट आ जाता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। इंस्टेंट पॉट है बिग वाला 6 क्वार्ट या 8 क्वार्ट का, या फिर बड़ा वाला प्रेशर कुकर है, तो किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। बैटर डालने से पहले ना थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, फिर नीचे ये स्टिक नहीं आता है। इडली मैं इतने सालों से बना रही हूँ और मैं ना गलतियाँ कर कर के सीखी हैं।
तो इडली अच्छी बने, लाइक सॉफ्ट बने, उसका फर्स्ट रूल तो यही होता है कि बैटर का फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर फर्मेंटेशन बढ़िया से नहीं होगा ना, आपका डोसा तो फिर भी बन जाएगा बट इडली नहीं बनने वाली। तो मैं तो इंस्टेंट पॉट में ही आजकल कर लेती हूँ, योगर्ट ऑप्शन में, लाइक श्योर शॉर्ट है कि फर्मेंटेशन अच्छा होगा ही होगा। वैसे आप अवन में रख के या फिर माइक्रोवेव में रख के भी कर सकते हो। और इडली स्टैंड पॉट में जाने से पहले ना पानी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। हाई फ्लेम पे इडली को कुक करती हूँ मैं, बस 8 to 9 मिनट्स के लिए, या फिर चेक कर लेती हूँ कि वो सॉफ्ट हो गया या नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर भी हम कर देते ना, उससे भी इडली हार्ड हो जाती है। और एक छोटा सा चीट शीट भी है, इन केस आपको इडली बनानी है और आपका बैटर अच्छे से नहीं हुआ है, फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दो, लाइक 1/4 टीस्पून। तो उससे फिर फूल जाएगी इडली। सैलेड ड्रेसिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, ग्रीक योगर्ट, मिक्स्ड हर्ब, वाइट पेपर पाउडर, वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और सॉल्ट। अगर ग्रीक योगर्ट नहीं है ना, तो आप नॉर्मल कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बस मेक श्योर कि वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, लाइक हंग कर्ड टाइप टेक्सचर होना चाहिए। पास्ता सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे चॉप किया है क्यूकम्बर, टमाटर, पेपर, थोड़ा सा एवोकाडो और कॉर्न। मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो गए हैं, अदरवाइज पास्ता सैलेड में ना ऑलिव्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आज का वेदर ना बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और रात भर फॉग था, मॉर्निंग में भी काफ़ी देर तक फॉग था, अंधेरा था जब मैं सुबह उठी थी। और टेम्परेचर तो माइनस में होता ही है, तो पूरा ना वो पानी जम जाता है ट्रीज़ के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर, तो अलग सा ही व्यू दिखता है बाहर। तो इस बारी ना स्नोफॉल उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी तक सिर्फ एक ही दिन हुआ है हैवी स्नोफॉल। बच्चे भी बोल रहे थे कि क्रिसमस वाली फीलिंग नहीं आ रही है क्योंकि वाइट नहीं दिख रहा है ना। आई नो। और क्योश को तो बहुत मज़े आते हैं स्नो में, तो बाहर वो पूरा स्लाइड व्लाइड बना के अपना बड़े मज़े करता है वो स्नो से। तो अभी तक स्नोफॉल तो नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है इस बार ना सनी डेज थोड़े कम हैं, ग्लूमी डेज थोड़े ज़्यादा ही है। एनीवेज तो नीचे की पूरी क्लीनिंग हो गई है, किचन एंड ऑल क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन डिश वॉशर में डाल दिए। अभी मैं बनाऊंगी अपना बेड, और आज मुझे सारे शीट्स एंड ब्लैंकेट्स भी चेंज करने हैं। विंटर टाइम में ना मेरा बेड सबसे ज़्यादा कोजी होता है, बच्चों को भी ना मेरा बेड बहुत अच्छा लगता है। रात को जब हम सारे बैठते हैं ना, जैसे खाना वाना खा के हम ऊपर आ जाते हैं 7-7:30 तक, तो हमारा डिनर डन हो जाता है, तो बच्चे मेरे बेड पे ही आएंगे, बोलते हैं आपका बेड सबसे ज़्यादा कोजी है। तो यहीं पे बैठ के हमारा वो गप शप वाला सेशन चलता है, जिसको कि हम फैमिली टाइम बोलते हैं। विंटर्स के टाइम पे तो जो भी कॉटन वाले बेडशीट्स होते हैं ना, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा लगता है ना कि किसी ने पानी डाल दिया बेडशीट के ऊपर। तो ये फ्लैनल के शीट्स मिलते हैं, कॉस्को में मिल जाते हैं, मोस्टली मैं वहीं से लेके आती हूँ। किंग साइज़ और क्वीन साइज़, क्वीन साइज़ यशा के रूम के लिए, और क्यूश के रूम में भी वही क्वीन साइज़ ही फोल्ड करके डाल देती हूँ। और ये सारे बेडशीट्स ना पिलो कवर्स के साथ में आते हैं, तो अच्छा रहता है, ठंड में भी वार्म गर्माहट फील होती है। और सारे बिग साइज़ वाले होते हैं, क्योंकि हमारे पिलोज़ ना
बिग साइज़ वाले हैं, ये भी कॉस्को के ही हैं। तो जो इंडिया के कॉटन वाले बेडशीट्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली सारे इंडिया से ही हैं, क्योंकि यहाँ पे उतने कलरफुल नहीं मिलते। आइकिया में मिल जाते हैं बस कलरफुल, अदरवाइज़ और कहीं नहीं मिलते और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं जब भी इंडिया से जाती हूँ मेरा पूरा स्टॉक बेडशीट का वहीं से होता है, क्योंकि वो जो ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे वो विंटर्स में तो यूज़ नहीं होते, समर्स में ही यूज़ होते हैं। तो उनके जो पिलो कवर्स आते हैं ना वो मोस्टली थोड़े छोटे पड़ जाते हैं, तो फिर मुझे मिक्स एंड मैच करके डालना पड़ता है। लिनन क्लॉजेट में ना विंटर और समर दोनों ही बेडशीट्स हैं, बट विंटर वाले जो बेडशीट्स होते हैं ना वो काफ़ी थिक होते हैं, लाइक जगह वो ज़्यादा लेते हैं। तो वैसे तो आ जाता है बट थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, तो अभी वैसे भी समर्स वाले चाहिए नहीं। तो मैं सारे सॉर्ट करके ना एक बॉक्स में स्टोर करके लॉन्ड्री रूम में रख दूँगी। ये ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्सेस ना बहुत अच्छे होते हैं डेकोर, या फिर इसी तरह से एक्स्ट्रा शीट्स, या फिर समर टाइम पे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, छोटे वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं, या फिर थ्रोज स्टोर करने के लिए। और आंखों के सामने भी होते हैं कि कभी सडनली ज़रूरत पड़े तो भी उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ये क्लॉजेट है वो अच्छे से अरेंज रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, ब्रीदेबल लगेगा, तो चीज़ें निकालने में और रखने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। विंटर टाइम में ना हर एक जगह ब्लैंकेट्स होते हैं, स्पेशली टीवी वाले एरिया पे, काउच पे तो रखना ही होता है, क्योंकि सब कोजी कोजी होके बैठते हैं, अच्छा लगता है। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सब यूज़ तो करते हैं, पर जब जाते हैं ना अपने अपने रूम में सोने या अपने किसी और काम में, सारे ब्लैंकेट्स नीचे गिरे हुए मिलते हैं। तो ये एवरीडे मॉर्निंग का मेरा फिक्स काम होता है कि इनको फोल्ड करो, अच्छे से अरेंज करो, फिर से इवनिंग में इनको खुलना ही है, नीचे गिरना ही है। ये तो रिपीटेशन में चलता ही रहता है, बट दैट्स ओके। और इसलिए ना लिविंग रूम जो नीचे वाला एरिया है, मैंने वहाँ पे टीवी लगाया ही नहीं, ताकि वो वाला स्पेस ना हमेशा क्लीन रहता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि टीवी तो देखना ही नहीं होता है। तो मोस्टली वो जगह तभी यूज़ होती है जब हम खाना खाते हैं। तो खाना खाते टाइम भी नो टीवी का डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो ज़्यादा वो गंदा भी नहीं होता है। तो ये मुझे काफ़ी इजी लगता है अरेंज करना। और इस वाले बास्केट में एक्स्ट्रा थ्रोज और ब्लैंकेट्स भी रहते हैं। आज इवनिंग में ना बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो लंच के साथ साथ मैं डिनर की भी तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि आते आते लेट हो जाएगा और हम डिनर जल्दी करते हैं, तो फिर थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है, इसलिए बना हुआ रहेगा तो इट विल बी ईजी। तो मटर पनीर मैंने थोड़ा ज़्यादा करके ही बना लिया, बहुत दिन बाद मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई। अदरवाइज़ पनीर की ना मोस्टली भुर्जी बनती है, पनीर पराठा बन जाता है, पनीर टिक्का बन जाता है, या फिर पनीर मखनी बनाती हूँ जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है। तो मटर पनीर आज काफ़ी दिन के बाद बना है। तो इधर मटर पनीर रोटी का ऑप्शन भी रहेगा डिनर के लिए, आटा गूँथ के रख दूँगी। और मैं एक टिक्की बनाने वाली हूँ। मेरे पास ना काफ़ी सारे स्प्राउट्स हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ मील प्लान मेरे पास स्प्राउट्स होते ही हैं, मैं वीकेंड में करके रखती हूँ। तो स्प्राउट्स डालूँगी, थोड़े से सोया चंक्स, पनीर, थोड़ी सब्जियाँ और बेसन, सारे मसाले एंड ऑल डाल के ना काफ़ी अच्छी बनती है ये वाली टिक्की, और काफ़ी फिलिंग भी होती है। तो डिनर में मैं सिर्फ टिक्की और चटनी के साथ खाने वाली हूँ, और बच्चे टिक्की के साथ रैप जैसे बना दूँगी, चटनी एंड लेटस, प्याज टमाटर डाल के ना, वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है और फिलिंग भी होता है, टेस्टी भी लगता है। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपने यहाँ खाना क्या अलग बनाती हूँ। मैं अलग से नहीं बनाती हूँ, हाँ कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड करके वैसे ही प्लान करके कर लेती हूँ। जैसे मैं टिक्की बनाऊँगी वो मेरा हो जाएगा खाना, बट बच्चे उसी टिक्की को यूज़ करके रैप बना के खा लेंगे। तो यस, ऐसी प्लान करती हूँ। और लास्ट कुछ दिनों से डिनर काफ़ी हैवी हो रहा था, क्योंकि बर्थडे था तो बाहर से खाना ऑर्डर किया, फिर लेफ्ट ओवर हो गया, तो 2 दिन कंटिन्यूएशन में डिनर में खा लिया हैवी, वो भी नूडल्स, मेरा फेवरेट। आई नो आप लोग बर्थडे ब्लॉग का वेट कर रहे हो। ऑनेस्टली बर्थडे पे कुछ भी नहीं किया, तो कुछ ऐसा स्पेशल किया ही नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या ही ब्लॉग करूँ, इट्स जस्ट लाइक अनदर डे। तो बस रात को डिनर ही बाहर से ऑर्डर किया था, सोचा था पहले बाहर जाएंगे, फिर गोल्डन कप हो रखा था केवश को, तो इसलिए बाहर भी नहीं गए। तो यस, बड़ा ही नॉर्मल सा दिन था, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया। तो यस, पनीर बन चुका है, जल्दी से टिक्की बना लेते हैं। और राइस भी मैंने आज इंस्टेंट पॉट में जीरा राइस टाइप्स बना लिया था पनीर के साथ, अच्छा लगता है मटर पनीर के साथ। इस तरह से टिक्की बना के आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो ठंडा करके। और मैंने बहुत बारी शेयर करा है डिफरेंट काइंड ऑफ टिक्की की रेसिपीज, लाइक कबाब टाइप्स टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ना मैं टमाटर का सूप भी बना रही हूँ। अब वेदर ऐसा है ना कि अनुज ने बोला कि सूप और टिक्की यही खाएंगे फिर डिनर में। तो जब से अवन में बेक करके टमाटर का सूप बनाती हूँ, बहुत ही इजीली बन जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, बहुत सारे दोस्तों ने ट्राई किया है, उनको उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा लगा। दैट्स नाइस। तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस आप ने मिस कर दिया हो और देखना चाहते हो। तो यस, मेरा डिनर तो सॉर्टेड है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।